हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान को। जो भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज हमारा टॉपिक है अम्ल के गुणधर्म। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था अम्ल, भस्म और लवण, इन तीनों के बारे में सामान्य चर्चा किया। ठीक, आज हमें क्या पढ़ना है? अम्ल के गुण धर्म के बारे में पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर अम्ल की कुछ भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका गुणधर्म होता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं वह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे हम बहुत सारा ऐसा पदार्थ खाते हैं जो खट्टा लगता है, जैसे नींबू। नींबू स्वाद में खट्टा लग रहा है, इसका मतलब नींबू में क्या पाया जा रहा है? उसमें कोई न कोई अम्ल जरूर है। अब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितने प्रकार के अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टा होता है, खट्टे होते हैं। दूसरा इसका देखें, इसका गुण है यह विषैले तथा तीव्र नाशक होते हैं। ठीक है, अधिकांश लवण अम्ल जितने भी हैं वह विषैला होता है, जहरीला होता है। इसका सेवन करने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी है। जैसे लैक्टिक अम्ल, नाम सुने होंगे, जो दूध से दही बनाने में सहायता करता है। तो लैक्टिक अम्ल हमारे लिए वह लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। साथ ही साथ यह तीव्र नाशक है अर्थात संक्षारक। जैसा कि आपने सुना होगा कि बैटरी का पानी, बैटरी में मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जब यह कपड़ा में गिर जाता है या त्वचा में गिर जाता है तो त्वचा को जला देता है, कपड़े को जला देता है। तो मैक्सिमम अम्ल जो होते हैं वह तीव्र नाशक होते हैं अर्थात संक्षारक होते हैं, क्षरण करने वाले होते हैं। तीसरा होता है रंजक के रंग में परिवर्तन। हम पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के रंजकों के बारे में पढ़े होंगे, उसी में से एक रंजक होता है लिटमस। नाम आपने सुनेंगे, लिटमस। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र के रंग को बदल करके किसमें कर देता है? लाल में कर देता है। ध्यान देंगे, अम्ल नीला रंग के लिटमस पत्र को बदल के किसमें करता है? लाल में करता है। इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखेंगे। क्या लिखें? अनिल। अर्थात अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में बदलता है। इसी का जस्ट उल्टा भस्म करता है। भस्म क्या करता है? लाल से नीला करता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखेंगे। अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, अर्थात अम्ल नीला को लाल में बदलता है। ठीक है, तीसरा होता है धातु के साथ अभिक्रिया। अब यह क्या है? किसी भी अम्ल का रासायनिक अभिक्रिया है कि जब किसी धातु के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाएगा तो वह कैसे अभिक्रिया करेगा। तो ध्यान देंगे कि धातु के साथ अभिक्रिया, वही धातु के साथ जब किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। अब धातु कैसा होना चाहिए? आप पिछले वीडियो में आपको बताया था सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे देखें सक्रियता श्रेणी लिखा हुआ है। ठीक है, इस सक्रियता श्रेणी में यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित जितने भी धातु हैं उनकी अभिक्रिया यदि अम्ल से कराते हैं तो वह उस अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पोटेशियम की अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम धातु हाइड्रोजन से कहाँ है? बहुत ऊपर है, अर्थात यह बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। किसके तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया बताया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु क्या करता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है और एक लवण बना लेता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अम्ल से हाइड्रोजन को किस प्रकार के धातु स्थापित कर सकते हैं? केवल वही धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। अब इसमें क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है कि यदि कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, कॉपर, तांबा, यह हाइड्रोजन से नीचे है, यह तांबा अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, सोना, चांदी, पारा, ये सब भी हाइड्रोजन से नीचे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, इसीलिए यह इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकेगा। वे सभी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं केवल वही अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं और विस्थापित करके एक लवण बनाते हैं और साथ ही साथ कौन सा गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कि जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला इसका प्रॉपर्टी होता है धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। जब भी किसी धातु के कार्बोनेट, अर्थात मान लें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, ये धातु का कार्बोनेट है। कौन से धातु का है? सोडियम धातु का।
जब इसकी अभिक्रिया मान लेते हैं हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसके साथ लवण बनता है, जल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। कौन सा लवण बनेगा यहाँ पे? NaCl बनेगा, साथ में जल बनता है और इस मुख्य बात ध्यान रखेंगे, इसे कौन सा गैस मुक्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, अब इस समीकरण को आपको संतुलित भी करना है, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किसी भी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस मुक्त होगा? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। हालांकि धातु के ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया, अब यहाँ पर धातु के ऑक्साइड आपको बताया गया था संक्षारण में, जंग लगना में, जब भी किसी धातु को खुले अवस्था में बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, और वह जंग वास्तव में होता क्या है? उसी धातु का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई भी धातु हो, मान लीजिए कि Na है, सोडियम, इसका जो ऑक्साइड होगा क्या होगा? Na2। जब इसकी अभिक्रिया किसी भी अम्ल से कराएंगे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं, तो धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वह मुख्य रूप से बेसिक नेचर के होते हैं, अर्थात भास्मिक प्रवृत्ति के ही होते हैं। जब भस्म की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक प्रकार का लवण बनेगा और लवण के साथ जल बनता है। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया कराने से क्या होता है? लवण और जल। क्यों? क्योंकि धातु का ऑक्साइड भी एक प्रकार का क्या होता है? भास्मिक प्रवृत्ति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगला है भस्म से अभिक्रिया, जिसके बारे में आपको पहले बताया चुका है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और सगुण है जल के साथ अभिक्रिया, यह सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि पानी अम्ल रखा हुआ है, उसके ऊपर भी आप पानी डालते हैं तो बहुत तेजी से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है, अर्थात यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल में पानी मिलाते समय, अम्ल को तनु करते समय हम अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं बल्कि पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जैसे मान लें कि किसी बर्तन में अम्ल भरा हुआ है, ठीक है, अब यदि इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है और यह ऊष्मा क्या कर सकता है? हमारे त्वचा को, हमारे चेहरे को जला सकता है। इसलिए जब भी किसी अम्ल को तनु डाइल्यूट किया जाता है तो हम अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? किसी बर्तन में जिसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से बूंद बूंद करके अम्ल मिलाते हैं, जिससे ऊष्मा इसमें उत्पन्न होता है परंतु बहुत ही कम मात्रा में, और यह ऊष्मा हमारे लिए हानिकारक नहीं हो पाता होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यदि हमें अम्ल को तनु करना है तो ऐसी स्थिति में हम जल में अम्ल को मिलाएंगे। ठीक है, जल में अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल में जल को। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम भस्म के, ठीक है, बेस के गुण धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे।